नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे साथी अक्षय। आज हम फिर बात बिहार की करने जा रहे हैं। बिहार पर लगातार नई नई अपडेट्स आ रही हैं और हर अपडेट से आपको रूबरू भी कराते हैं। आज जो बड़ी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण ये कि नीतीश कुमार की जो समृद्धि यात्रा है उसका एक चरण पूरा हो गया है और अब जो दूसरा चरण, बल्कि दूसरा चरण ना कहें, मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का ये आखिरी चरण समृद्धि यात्रा का है। समृद्धि यात्रा में एक जो बड़े संकेत सम्राट चौधरी को लेकर मिले हैं वो क्या है, क्या सम्राट चौधरी पर नीतीश कुमार ने मोहर लगा दी है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी और दो तीन बातें हैं उस पर भी कि आखिर नीतीश कब इस्तीफा दे सकते हैं, चूंकि अब राज्यसभा में वो पहुंच गए हैं और दो सदनों के वो सदस्य हैं, यानी एक सदन से उन्हें इस्तीफा हर हाल में देना होगा 14 से 15 दिनों के अंदर। ये बात अब किस सदन से वो इस्तीफा देते हैं, ये लगभग तस्वीर साफ है। हालांकि नीतीश के बारे में कयास बहुत ज़्यादा नहीं लगाए जा सकते। और तीसरी बात, अगर सम्राट चौधरी पर मोहर वाकई लग गई है तो फिर सम्राट ही क्यों, ये महत्वपूर्ण सवाल हैं। इन सवालों के साथ अक्षय मेरे साथ हैं इनका जवाब लेकर। अक्षय, समृद्धि यात्रा चल रही है, उसमें सम्राट चौधरी सबसे ज़्यादा नज़र भी आ रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ। दूसरा, जो लगातार संकेत वो दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि लगभग उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है सम्राट के लिए। बिल्कुल, बताइएगा क्या क्या हुआ। पूरे बिहार वासियों को प्रणाम, नमस्कार। देखिए, सबसे जो है अहम देखने को मिला, जमुई में नीतीश कुमार पहुंचे थे। समृद्धि यात्रा उनकी चल रही है, तो वहां पर उन्होंने सम्राट चौधरी का जो है कंधे पर हाथ रखा और कहा अब जो काम करेंगे सो यही करेंगे, जो काम देखेंगे अब सो यही देखेंगे। और उन्होंने कहा कि मतलब अब आगे यही सब काम संभालेंगे। और दूसरा कि उन्होंने कहा कि इनका आप समर्थन करें, और उन्होंने कहा, हाथ उठा करके जो है समर्थन के लिए ताली बजवाई। तो इस अभी के जो मतलब समय है, नीतीश कुमार का जो समय है, वो लगभग समृद्धि यात्रा का अंतिम चरण कहा जा रहा है। और ऐसे वक्त में नीतीश कुमार जब राज्यसभा भी जा रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य भी बन चुके हैं, जीत चुके हैं, वो निर्वाचित हो चुके हैं, और ऐसे वक्त में अंतिम यात्रा के वक्त में जब सम्राट चौधरी को पीठ थपथपाना या फिर उनके लिए अपील करना, उनके लिए समर्थन मांगना, तो राजनीति में ऐसे वक्त में जो इशारे होते हैं उसके कई मायने होते हैं। तो यही अगर हम मायने निकालते हैं तो कहीं ना कहीं ये क्लियर है कि लगभग सम्राट चौधरी जो है मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और नीतीश कुमार भी चाह रहे हैं कि जो आगे का जो काम है वो सम्राट चौधरी ही देखे। आप मतलब मतलब ये नहीं है, पहला ऐसा नहीं है घटना कि अचानक से नीतीश कुमार जाते हैं और जो है सम्राट चौधरी का हाथ उठाते हैं। इसके पहले भी हमने समृद्धि यात्रा के दौरान ही देखा है कि कई बार नीतीश कुमार सम्राट चौधरी का जो है हाथ उठाए, सम्राट चौधरी का पीठ थपथपाए। और आज जमुई में तो उन्होंने क्लियर ही मतलब बहुत सारे वहाँ पे नेता थे, विजय चौधरी भी मौजूद थे, श्रेयसी सिंह थी, और उसके बाद और भी कई सारे नेता थे वहाँ पे मौजूद। वहाँ पे उन्होंने सम्राट चौधरी का जो है पीठ थपथपाते हुए कहा कि अब जो भी है सारा काम यही देखेंगे। तो इसके कई मायने हैं। अब ये मायने क्या हैं, क्या वाकई में नीतीश कुमार ये लगभग ये कहना चाह रहे हैं, संकेत देना चाह रहे हैं कि अब सम्राट चौधरी जो है मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और दूसरा कि एक पहलू और भी जो है कयास लगाए जाते हैं या फिर विरोधी सवाल उठाते हैं। तेजस्वी यादव ने जैसे एक बार कहा था कि सम्राट चौधरी जो है चढ़ाते बहुत हैं, मतलब झाड़ पे बहुत चढ़ा देते हैं, और फिर कब पता चले कि जैसे तेजस्वी यादव ने कहा था कि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि बहुत चढ़ाते, कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार कहते थे कि अब सारा काम तो तुम ही लोगों को देखना है, जो है तुम ही लोग हो। और बाद में पता चला कि वो बीजेपी के साथ मिल जाते हैं और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होते हैं, और तेजस्वी यादव अभी तो जो है तो ये संकेत तेजस्वी कह रहे हैं कि अभी कुछ और उलट पलट हो सकता लेकिन है। ऐसे भी सवाल उठते हैं, ऐसे भी सवाल उठते हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति में अगर नीतीश कुमार को लेकर के बात करें तो नीतीश कुमार उस स्थिति में वर्तमान में नहीं है कि अब कुछ बहुत उलटफेर कर सकते हैं। लेकिन ये भी कहना मुश्किल है कि अभी देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि नीतीश कुमार कब तक बिहार में है। सबसे बड़ा सवाल, चूंकि राज्यसभा का चुनाव हो चुका है और नीतीश कुमार जीत भी गए हैं, निर्वाचित हो चुके हैं, तो अब ये कब जो है कब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। तो सबसे पहले वो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो एक सदन में जैसे राज्यसभा के सदस्य वो हो चुके हैं, तो एक सदन से होते हुए दो सदनों में आप जो है जो कानून कहता है, प्रतिनिधित्व कानून जो कहता है कि आप 14 दिन तक जो है दो सदनों का सदस्य नहीं रह सकते हैं। बिल्कुल ठीक तो ऐसे में वो लगभग 14 दिन के अंदर में उनको जो है एक सदन से इस्तीफा देना पड़ेगा। दूसरा कि आखिर वो तारीख क्या थी, यानी 16 तारीख को जो है नीतीश कुमार जो है जीते थे, राज्यसभा में पहुंचे हैं। तो अब ये 14 दिन उनका लगभग हो जाएगा।
तो ऐसे में मुझे लगता है कि समृद्धि यात्रा का जो अंतिम खत्म चरण होने के होगा, बाद खत्म होने संभव के है कि बाद, हाँ, वो नीतीश इस्तीफा दे दे। अच्छा, थोड़ा सा मैं सम्राट चौधरी पर फिर लौटूंगा। सम्राट चौधरी एक तरफ हर समृद्धि यात्रा में समर्थन दे रहे हैं सम्राट चौधरी को, या तो सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के भरोसेमंद हैं, विश्वास पात्र भी हैं। दूसरा एक और पहलू भी मैं समझना चाहूंगा कि बीजेपी भी लगातार इन पर भरोसा जताती रही है। संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी गई हो, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई हो, तो वो सम्राट चौधरी हैं। संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही है सम्राट चौधरी की। दूसरा, गृह मंत्रालय नीतीश ने अपने हर कार्यकाल में अपने पास रखा है, लेकिन इस कार्यकाल में ऐसा हुआ था कि जो गृह मंत्रालय था प्रदेश का, वो सम्राट चौधरी के पास चला गया था। और इसमें कोई ऐसा भी नहीं हुआ था कि कोई बहुत सियासी उठापटक वाद विवाद रहा हो। बड़े आसानी से नीतीश कुमार ने जो गृह मंत्रालय है वो सम्राट चौधरी को दे दिया था। यानी ये बात पहले से लगभग हम मानकर चलें कि सम्राट चौधरी पर भरोसा नीतीश कुमार जताते रहे हैं, और वो भरोसा अब हर समृद्धि यात्रा में दिख रहा है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये चर्चा करते हैं कि हम सम्राट चौधरी पे आएंगे। किन किन नामों का चर्चा था जो रेस में थे? तो उसमें सबसे पहले जो अभी भी कहा जाता है कि वो अभी भी रेस में है, तो वो नाम है केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय। बिल्कुल ठीक है, पिछड़े वर्ग से आते हैं, ओबीसी और यादव, हाँ, समाज से भी आते हैं, यादव वर्ग को भी टारगेट हो सकता था। 14% जो है बिहार में यादव समुदाय की संख्या है, जनसंख्या है। तो ऐसे में लालू यादव के काट कहे जा सकते हैं, जैसे कि आपने देखा कि एमपी में किया गया था, मोहन यादव को लाया गया था। तो इस स्थिति में हम नित्यानंद राय का नाम चल रहा था। वहीं पिछड़े वर्ग से दिलीप जायसवाल आते हैं, ठीक है, तो उनका भी नाम चल रहा था। और अगर स्वर्ण समुदाय से बात करें तो वहाँ पे जो है विजय सिन्हा का नाम चल रहा था कि ये लोग मुख्यमंत्री। लेकिन विजय सिन्हा, आपने जिक्र किया विजय सिन्हा का, तो यहाँ पर एक मुझे लगता है कि शायद विजय सिन्हा का नाम शायद चर्चाओं में भी ना रहे, या कभी उस पर विचार भी ना हो, चूंकि आपने बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने सवर्ण समाज से दे दिया, और वो भी बिहार से दे दिया आपने। बिल्कुल, तो शायद इस पर विचार ना हो, चूंकि गणित, बिहार का गणित, ओबीसी राजनीति, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग की राजनीति बड़ी महत्वपूर्ण है, और इसी आधार पर चाहे लालू की राजनीति टिकी हो या फिर नीतीश कुमार की राजनीति टिकी हो, तो ये मानकर चलिए कि पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा अति पिछड़ा, और शायद इसी कैटेगरी से जो भी चेहरा होगा, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, नित्यानंद राय हो, होगा इसी कैटेगरी। देखिए, बीजेपी को अगर लंबी लकीर खींचनी है तो जाहिर सी बात है कि वो यादव समुदाय में या फिर यादव ओबीसी वर्ग में जो है वो लालू यादव का काट जो है उनको निकालना पड़ेगा। जो जेन्युइन है, जो प्रैक्टिकल है बिहार की राजनीति में, कि लालू यादव का काट अगर नहीं करेंगे तो जो आरजेडी का जो वोट है वो आप नहीं ले सकते, नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आरजेडी को जो वोट मिलते आया है वो लगभग आप समझिए कि यादव समुदाय से एक मुश्त वोट जो है आरजेडी को पड़ता है, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है बिहार में। तो ऐसे लेकिन थोड़ा सा ये भी बताइए, समझाइएगा कि यादव, देखिए यादव से भले ही कोई बड़ा चेहरा दे दे बीजेपी, लेकिन यादव समाज का सबसे बड़ा नेता बिहार में लालू प्रसाद यादव ही हैं, और लगता है आपको कि वो लालू प्रसाद यादव के परिवार को छोड़ के कहीं और जाएगा? मुस्लिम समुदाय क्या लालू प्रसाद यादव के परिवार को छोड़कर कहीं और जाएगा? थोड़ा वोट जरूर एआईएमआईएम ने लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े पैमाने पर मुस्लिम भी आरजेडी से छिटका हो। देखिए, पूरे बिहार की अगर बात करें तो इसमें कोई संशय नहीं है कि बिहार के जो मतलब आप कह सकते हैं कि यादव में अगर कोई चेहरा है तो वो लालू यादव ही है, और उनके आसपास भी कोई नहीं है। हाँ, मतलब वो चेहरा ही नहीं है, उनके आसपास भी अभी कोई नहीं है। लेकिन अगर जिलेवार तरीके से देखेंगे तो कहीं ना कहीं लोग जो है इसका काट निकाल के लाते हैं। अब जैसे पप्पू यादव देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन पप्पू यादव कोई अपना जनाधार खुद का कहें कि बहुत बड़ा वोट इकट्ठा कर पाए हों यादव होने के बावजूद, तो ऐसा नहीं दिखता ना। मैं वही कह रहा हूँ कि वो बिहार लेवल पे आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर जिलेवार तरीके से देखें तो पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़े, तो उनको क्या, वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के बावजूद तेजस्वी यादव ने उनका विरोध किया था बजाबते। तेजस्वी यादव ने उनके विरोध के लिए कैंपेन किया, पूर्णिया में सभा किया, फिर भी पप्पू यादव वहां से जीत गए। तो ऐसे मायने में हम कह सकते हैं कि पप्पू यादव हो या यादव कोई चेहरा अगर स्ट्रांग होता है तो कहीं ना कहीं अब ये तो क्लियर है कि लगभग लालू यादव की राजनीति जो है मतलब खत्म, लेकिन उन्होंने विरासत सौंप दी अपने दोनों बच्चों को। हाँ, तो अब ऐसे स्थिति में मैंने कभी मतलब जो जहां तक मैं राजनीति को समझता हूँ, तो पप्पू यादव की भी कोशिश रहती है कि वो यादवों के नेता बने बिहार में। बिल्कुल ठीक बात है, आप देखेंगे किसी भी मुद्दे पे पप्पू यादव, लेकिन फिर भी अगर कहें तो एक पर्टिकुलर एरिया तक सिमट जाते हैं ना कि पूरे बिहार में उनकी अपीलिंग। हाँ, लेकिन अब वही नित्यानंद राय मतलब का जो है नाम मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से बीजेपी जो है एक काट नित्यानंद राय का नाम
जो है अगर चल रहा है तो इसीलिए चल रहा है कि ताकि एक चेहरा बने और यादवों का जो भरोसा है वो बीजेपी जीत सके और आने वाले टाइम में बीजेपी बहुत लंबी लकीर जो है बिहार में खींच सके। पहला। दूसरा, अब सम्राट चौधरी पे आते हैं। सम्राट चौधरी ही क्यों? तो सम्राट चौधरी देखिए ओबीसी वर्ग से आते हैं। पहला। दूसरा, अब सम्राट चौधरी के साथ क्या कि शकुनी चौधरी और नीतीश कुमार, लालू यादव, ये सब एक सर्किल के लोग थे, मित्रवत थे। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर के एक सॉफ्ट कॉर्नर सम्राट चौधरी को लेकर रहता होगा, जहां तक मैं समझ रहा हूं। और पार्टी में भी सम्राट चौधरी को जो है दायित्व मिला है। पहले उनको बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद वो जो है अभी देखिए आपने सही कहा कि उनको गृह मंत्रालय जो अभी तक नीतीश कुमार अपने पास रखा था, लगभग 2005 से अभी तक नीतीश कुमार ने अपने पास रखा था। लेकिन उसके बाद अभी जो वक्त में जब जीत हुई उसके बाद जो है वो सम्राट चौधरी के हाथ में चला गया और उसमें नीतीश कुमार ने कोई नाराजगी भी व्यक्त नहीं की। आप समृद्धि यात्रा के दौरान भी देखिए नीतीश कुमार सम्राट चौधरी एकदम कदम से कदम मिलाकर चलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। तो ऐसे में ये कहना कि मतलब कि सम्राट चौधरी बीजेपी के लिए भी पसंदीदा चेहरा है और नीतीश के भी पसंदीदा है, इसलिए ये क्लियर कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी जो है मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन एक बात जरूर कह सकते हैं यहाँ पे अक्षय कि इस बार अगर वाकई सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री की चूंकि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की भी पसंद है, बीजेपी की तरफ से भी भरोसेमंद चेहरे के तौर पर आते हैं, तो बीजेपी इस बार चौंका नहीं पाएगी, चौंका नहीं रही है बीजेपी। बिल्कुल, कहीं कहीं पे वही मैं बता रहा हूँ कि हर जगह की स्थिति अलग होती है, चाहे वो एमपी की बात हो, चाहे हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करते थे, राजस्थान की बात करते थे, लेकिन बिहार का जो राजनीति है वो कुछ अलग है और वहाँ पे नीतीश कुमार का सहारा आपको लेना ही पड़ेगा बीजेपी को। बिल्कुल। लिहाजा नीतीश कुमार की पसंद और नापसंद को देखा जाएगा, तो इसलिए आप चौंका नहीं सकते हैं। बिहार में जो है चौंकाने की स्थिति बीजेपी के लिए भी नहीं है। और दूसरी चीज़ की वो चेहरा अभी तक जो है मेरे ख्याल से इसको समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी के लिए भी कि अब कौन से चेहरे होंगे। और सम्राट चौधरी को जिम्मेदारी लगातार मिली है बिहार में और नेताओं के मुकाबले। बिहार वो राज्य है जिसको संभालना इतना आसान नहीं है। बिहार या उत्तर प्रदेश जैसे जो बड़े राज्य हैं जहाँ पॉलिटिक्स, खाटी पॉलिटिक्स होती है, जाति आधारित पॉलिटिक्स होती है और उस जाति का वोट गणित अगर अक्षय हम देखें तो आपको वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है कैलकुलेशन लगाना, और उसके बगैर आप ऐसे राज्यों में आगे नहीं बढ़ सकते। तो उस लिहाज से उस पैटर्न पे अगर हम बात करें तो सम्राट चौधरी फिट बैठते हैं। देखिए बीजेपी जो है 2005 से जो है गवर्नमेंट में है, बिहार में सत्ता चला रही है जेडीयू के साथ मिलकर के। लेकिन कभी की पोजीशन नहीं, कभी मुख्यमंत्री नहीं रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं, गृह मंत्रालय भी नीतीश कुमार के हाथ में रहा है 2005 से और जेडीयू के साथ चल रही है बीजेपी। अब 2020 में एक ऐसा मौका था जब जेडीयू के पास में 43 विधायक थे और बीजेपी के पास में 80 विधायक थे, तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे। और अभी भी जब परिणाम आया तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी की संख्या ज्यादा है, फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाया गया था जी। तो अब लंबे समय के इंतजार के बाद बीजेपी ने सालों या कहीं दशकों इंतजार किया है बिहार की सत्ता के मुख्य पोजीशन पर पहुंचने के लिए। तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर बीजेपी का जो भी नेता बने वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो बीजेपी के लिए बहुत ऐतिहासिक पल होगा और मुझे लगता है अब जो कुछ होगा वो बहुत जल्दी होने वाला है। ऐसा नहीं है कि अब बहुत स्लो प्रोसेस है, क्योंकि 15 दिन बाद जो है देखिए नीतीश कुमार जो है विधान परिषद से जो है इस्तीफा दे देंगे। और दूसरा कि वो मुख्यमंत्री कब तक बने रह सकते हैं। तो हालांकि अगर मुख्यमंत्री तो वो 6 महीने तक राज्यसभा में रहने के बावजूद भी बने रह सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये 15 अप्रैल तक जो है कोई ना कोई जो है किन्हीं को गद्दी सौंपी जाएगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विदाई बिहार से होने वाली है। चूंकि 15 अप्रैल के बाद जो है 15 अप्रैल तक जो है खरमास भी खत्म हो जाएगा। और दूसरा यहाँ से एक बड़ी चीज़ है कि बिहार से बंगाल को एक संदेश देना। बंगाल बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है, बीजेपी की महत्वाकांक्षा बंगाल को लेकर बहुत ज्यादा है, क्योंकि बंगाल में भले ही पिछली बार सत्ता भले ही ना मिली हो लेकिन सीटें बहुत बढ़ गई थी, वोट प्रतिशत बहुत बढ़ गया था और अब आशा है बीजेपी को कि इस बार जो 10-12% का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को बैलेंस कर ले। और बैलेंस चूंकि आप कह भी रहे हैं कि पड़ोसी राज्य है तो उसका कितना इफेक्ट होगा, तो थोड़ा ये जरूर समझाइएगा, क्योंकि बहुत सारे बिहार के लोग बंगाल में जाकर काम कर रहे हैं, बंगाल में जाकर उनका व्यापार हो रहा है, नौकरी कर रहे हैं, छोटे छोटे उद्योगों में काम कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या वहाँ पड़ेगा क्या? मैं बता रहा हूँ कि देखिए बिहार और बंगाल जो है पड़ोसी राज्य है। आसपास कई ऐसे जिले हैं जो जैसे अररिया हो गया, फरबिसगंज हो गया, किशनगंज हो गया, तो
ये सब एरिया जो इलाका है ये सब लगभग बंगाल से सटे हुए इलाके हैं। तो वहाँ से बिहार से बंगाल को एक मैसेज जाएगा। आप समझिए, अगर बिहार में मुख्यमंत्री होते हैं बीजेपी से, बिल्कुल, तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता बिहार के हैं वो तो उत्साहित होंगे ही, उनमें वो ऊर्जावान तो होंगे ही, साथ ही साथ बंगाल के जो कार्यकर्ता हैं वो भी उत्साहवर्धन उनका भी होगा, वो भी ऊर्जा से जो है मतलब लवरेज होंगे। हाँ, और वो चौगुनी शक्ति के साथ फिर वो मैदान में खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए अभी तक बिहार में मुख्यमंत्री नहीं हुए थे, और बंगाल में भी अभी तक जो है नहीं हुआ कभी, नहीं हुआ है कभी, तो इवन सत्ता में भी नहीं आई कभी। ऐसे स्थिति में एक बहुत बड़ा मैसेज बिहार के जरिए बंगाल जाएगा और सारे कार्यकर्ता इससे जो है मजबूत होंगे और वहां से बहुत बड़ा मैसेज देने की बीजेपी की कोशिश है, बीजेपी की रणनीति मुझे लग रही है। इवन बिहार से जुड़े बड़े नेता, संगठन से जुड़े बड़े नेता, उनकी ड्यूटी भी बंगाल इलेक्शन में संभव है लगाई जाए। तो ये देखना होगा भविष्य में कि भाई ये लगभग तस्वीर साफ है, और जो चूंकि नीतीश कुमार की जो समृद्धि यात्रा है उससे एक संकेत लगभग बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है कि भाई मुख्यमंत्री अब बिहार का कौन होने जा रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अगला स्टेप क्या होगा, और इसका बिहार पॉलिटिक्स का या बिहार में बीजेपी के हाथ में सत्ता के तौर पर या कहें मुख्यमंत्री का पद मिलने का असर बंगाल में क्या होगा, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। आगे भी बिहार से जुड़ी तमाम अपडेट, बिहार पॉलिटिक्स से जुड़ी तमाम अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।